नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी द्वारा किए गए पहले आक्रमण के 1000 साल पूरे होने पर आज एक ब्लॉग लिखा। यह ब्लॉग सनातन के स्वाभिमान को नमन कर रहा है और साथ ही 1951 में सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार समारोह का भी इसमें जिक्र किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा। और इसके साथ ही एक बार फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू पर आरोप लगाया गया है कि जीर्णोद्धार समारोह में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को वहां जाने से रोकने की कोशिश की गई थी। इसका जिक्र पहले भी हो चुका है, पंडित नेहरू के आर्काइव्स में यह मौजूद भी है, लेकिन इसके बाद बीजेपी ने भी इतिहास को खंगालना शुरू कर दिया है। इस लेख में इतिहास है, आस्था है और एक वैचारिक संदेश भी है, लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि क्या प्रधानमंत्री का इस तरह इतिहास और आस्था पर लिखना सिर्फ सांस्कृतिक विमर्श है या इसके सियासी मायने भी हैं। सोमनाथ जिसे बार बार तोड़ा गया, बार बार बनाया गया, जिसके पुनर्निर्माण को सरदार पटेल ने राष्ट्रीय स्वाभिमान से जोड़ा और जिस पर पंडित नेहरू का नजरिया अलग था, आज उसी सोमनाथ पर लिखे पीएम नरेंद्र मोदी के लेख ने एक नई बहस छेड़ दी है। अब सवाल है कि क्या सोमनाथ मंदिर राम मंदिर के बाद नया सियासी मुद्दा है, क्योंकि सरकार सालों भर इस साल पूरे साल स्वाभिमान पर्व मनाने जा रही है। कांग्रेस एक बार फिर से कह रही है कि सरकार असली मुद्दे से भाग रही है। मुद्दा यह नहीं कि सोमनाथ क्या है, मुद्दा यह है कि आज सोमनाथ को कैसे देखा जा रहा है। तो आज मुद्दे की बात में सवाल इसी पर हम करने जा रहे हैं, सोमनाथ आस्था, इतिहास या राजनीति। मुद्दे की बात में अपने मेहमानों के साथ चर्चा में हम समझेंगे इसको, लेकिन पहले सुन लेते हैं बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी का क्या तर्क है। ये क्या था और आज ही इसको याद करने की आवश्यकता क्यों है, इसके लिए मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जब सोमनाथ की पुनर्स्थापना हो रही थी तो 11 मई 1951 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था at the inaugural ceremony of Somnath, it is my view that the reconstruction of Somnath temple will be completed on the day when not only the magnificent edifice will arise on the foundation, but the mansion of India's prosperity will be really that prosperity of which ancient temple Somnath was a symbol. अर्थात उन्होंने कहा कि सोमनाथ की पूर्ण प्रतिष्ठा उस दिन नहीं होगी जिस दिन उस दिन नहीं होगी जिस दिन भव्य रूप में वह मूर्ति और मंदिर प्रतिष्ठापित होगा, बल्कि उस दिन पूर्ण मानी जाएगी जिस दिन भारत की समृद्धि का शिखर भी उसी प्रकार उठता हुआ दिखाई पड़ेगा जिस समृद्धि से आकर्षित होकर यह क्रूर बर्बर आतंकी आक्रमण किया गया था। और आज 1000 वर्ष के बाद अगर हम देखें तो 1951 में सरदार पटेल के प्रयास से और जवाहरलाल नेहरू जी के पुरजोर विरोध के बावजूद प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की उपस्थिति में यह स्वप्न साकार हुआ था। और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो बात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कही थी कि समृद्धि की तरफ जब भारत बढ़ेगा तो यह पूर्ण होता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो आज पूर्णता की तरफ बढ़ रहे हैं। जब हम चौथी बड़ी इकोनॉमी है, चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं, तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं, दूसरे बड़े मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चरर हैं और डिजिटल ट्रांजैक्शन में दुनिया के नंबर 1 देश ही नहीं है, वर्ल्ड की सारी मेजर इकोनॉमीज में लगातार 2 साल से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। अर्थात जो सोमनाथ के संकल्प का विचार था वो आज चरितार्थ होता हुआ नजर आ रहा है। तो प्रधानमंत्री ने जो आज कहा है अपने ब्लॉग में, बहुत सारी बातें कही और इस पूरे घटनाक्रम का उन्होंने जिक्र किया और इसके साथ ही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का भी इसके जरिए जिक्र किया है और इसी को लेकर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन पहले जरा वो भी देख लीजिए, हम आपको वो भी दिखा रहे प्रधानमंत्री ने अपने शुरू में क्या लिखा है, उसका समअप क्या है। प्रधानमंत्री ने लिखा, जय सोमनाथ। वर्ष 2026 में आस्था की हमारी तीर्थस्थली सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पर हुए पहले आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे हो रहे हैं। बार बार हुए हमलों के बावजूद हमारा सोमनाथ मंदिर आज भी अडिग खड़ा है। सोमनाथ दरअसल भारत माता की उन करोड़ों वीर संतानों के स्वाभिमान और अदम्य साहस की गाथा है, जिनके लिए अपनी संस्कृति और सभ्यता सदैव सर्वोपरि रही है। पीएम नरेंद्र मोदी का सोमनाथ पर यह लेख आज चर्चा
इसी पर हम करने जा रहे हैं। और चर्चा इसलिए कि क्या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात प्रधानमंत्री ने लिखी है या इसके कुछ सियासी संदेश भी हैं। इतिहास को कंगालने की एक बार फिर से जरूरत आ पड़ी है। इस सारे इसलिए क्योंकि सोमनाथ मंदिर भारतीय इतिहास का वो अध्याय है जो सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक और सांस्कृतिक भी रहा है। आजादी के बाद इसके पुनर्निर्माण को लेकर सरदार पटेल आगे आए, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू चाहते थे कि सरकार इससे दूरी बनाए रखे। पीएम मोदी के लेख में इसी ऐतिहासिक संदर्भ का जिक्र है और यहीं से सवाल उठता है कि क्या यह इतिहास को सामने लाने की कोशिश है या आज की राजनीति में कल के फैसलों को कटघरे में खड़ा करना है। तो चर्चा हम इसी पर करने जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ रहे हैं और उनसे हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि सोमनाथ आस्था, इतिहास या राजनीति क्या है। एक बार फिर से विपक्ष को सोमनाथ मंदिर के जरिए अब घेरने की कोशिश बीजेपी की है, यह रणनीति है और इसीलिए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात जब राम मंदिर आंदोलन चल रहा था उस समय हो रही थी और अब एक बार फिर से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात हो रही है सोमनाथ मंदिर के जरिए। तो अब इसको लेकर भी सवाल है। विपक्ष कह रहा है कि मुद्दे से भटकाने की कोशिश है, बार बार मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पर हुए पहले आक्रमण के 1000 साल पूरे हो गए हैं। राम मंदिर के बाद अब सोमनाथ पर कांग्रेस को घेरने की एक कोशिश है, यह रणनीति है। सोमनाथ को लेकर फिर से पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल पर बहस शुरू हो गई है। सोमनाथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो ब्लॉग आया है, लेख है, उससे अब सियासी बहस भी तेज हो गई है। सोमनाथ पर लेख से सियासत गर्मा गई है और विपक्ष ने इस पर सवाल भी उठाया है। लेख में पुनर्निर्माण का जिक्र किया गया है, सांस्कृतिक विरासत पर नई चर्चा की गई है, इतिहास की व्याख्या है या कोई राजनीति की नया नैरेटिव सेट करने की एक कोशिश है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, जानेंगे कि क्या इतिहास को सामने लाने की कोशिश है या आज की राजनीति में कल के फैसले को कटघरे में खड़ा करना है। चर्चा हम इस पर करेंगे अपने मेहमानों के साथ, लेकिन एक ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तो हम चर्चा कर रहे हैं सोमनाथ आस्था, इतिहास या राजनीति, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज एक ब्लॉग आया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस ब्लॉग के जरिए सोमनाथ की महत्ता और सोमनाथ की महत्ता के जरिए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की चर्चा की है। और ये इसलिए क्योंकि 1000 साल पूरा हुआ है सोमनाथ पर गजनी के पहले हमले का। और हमारे साथ चर्चा में हमारे मेहमान जुड़ेंगे और इस वक्त हमारे साथ अमित तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही सूर्यकांत धस्माना जी, प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तराखंड कांग्रेस के हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों लोगों का। और हेमंत गुप्ता जी, राजनीतिक विश्लेषक, भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। अमित तिवारी जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही इस ब्लॉग के जरिए एक बार फिर आप लोगों ने तो अपना सवाल, अपना मुद्दा उठा ही दिया है, एजेंडा बता ही दिया है, लेकिन विपक्ष का, कांग्रेस का यह आरोप पहले भी था और अभी भी कि आप मुद्दों से भटकाने की कोशिश करते हैं और एक बार फिर आपने मुद्दों से भटकाने की कोशिश की है। इस सोमनाथ और गजनी, नेहरू, इन लोगों का नाम लेकर बार बार कहा जा रहा है कि आप नेहरू जी पर एक बार बहस कर लीजिए। प्रियंका गांधी ने भी संसद में ये कहा कि एक दिन, पूरा दिन नेहरू जी पर बहस कर लीजिए, चर्चा कर लीजिए और फिर उसको छोड़ दीजिए, आगे के काम करें, हम लोग देश को आगे बढ़ाने की जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा करें। लेकिन आप भटकाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। विजय सिंह जी, सर्वप्रथम आपने ये टॉपिक चूज किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 1000 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो उसके लिए ये देश को ये जानना बहुत जरूरी है कि उस कालखंड में हुआ क्या था और कैसे कैसे परिस्थितियां बदली जब आजादी के बाद जब उसके पुनर्निर्माण का काम शुरू हुआ और उसके उद्घाटन का जो समारोह था उसके लिए जब शुरू हुआ, तो उस समय परिस्थितियां क्या थी। तो मैं 2 पंक्तियों से अपनी बात को शुरुआत करना चाहूंगा। ये जग नहीं सुनता निर्बल जनों का शांति प्रवचन, शीश है उसको झुकाता जो कर सके ऋतुमान मर्दन। तो
आप इन लाइनों से मैं ये बताना चाहता हूं कि इसी चीज का आज यही स्थिति है जो विश्व के सामने आज जिस तरीके से भारत खड़ा हुआ है, जिस तटस्थता के साथ अपने बातों को रखता है, आंख से आंख मिलाकर अपने हितों को साधने का प्रयास करता है, ये इसी चीज का प्रमाण है। आज देखिए जिस तरीके से बात हो रही थी, आपने अपने रिपोर्ट में भी दिखाया, तो आजादी से लेकर आज तक, मतलब 2014 से पहले तक जो नई शिक्षा नीति है वो तो अभी लागू हुई है, लेकिन तब तक जो हमारी किताबों में पढ़ाया जाता था, आप एक चीज का ध्यान रखिए कि 712 में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है पहली बार। उसके बाद 1025 में गजनी ने सोमनाथ मंदिर को तोड़ा था। तो 712 से लेकर 1025 तक इसके बीच का जो इतिहास है ये आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। उसी तरीके से 1025 के बाद 1152 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। इसके बीच में 127 साल का आपको इतिहास मिलेगा नहीं कि उस 127 साल में हुआ क्या। उसके बाद 1152 से लेकर 1528 में जब मीर बाकी ने बाबर के काल में अयोध्या पर हमला किया और अयोध्या के राम मंदिर को तोड़ा, इसके बीच में 366 लगभग 3.25 साल का जो इतिहास है ये आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। इस कालखंड में क्या हुआ, चाहे वो 712 के बाद की बात हो, 350 सालों का, या 1025 के बाद 127-30 साल का बात हो, तो इन सब इतिहास इस बीच में जो जिस तरीके से हम उस आक्रांताओं का प्रतिकार कर रहे थे, उनका विरोध कर रहे थे, हम अपनी लड़ाइयां लड़ रहे थे, जीत रहे थे, उनको हरा रहे थे, इन सब का कोई भी इतिहास आपको पढ़ने को देखने को नहीं मिलेगा। तो जिस तरीके से एक क्या कहते हैं उसको, क्रमबद्ध आपके अंदर आत्मग्लानि का एक बोध शिक्षा के माध्यम से भरा गया, मेरे ख्याल जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो लेख लिखा है वो गौरव की बात करता है, आत्मगौरव की बात करता है, अपने इतिहास पर गौरव करने की बात करता है, अपने जो हमारे जो पुरुष थे उन पर गौरव करने की बात करता है। इससे अगर किसी को परेशानी होती हो तो मुझे लगता है कि उसको आत्मचिंतन करना चाहिए। इसका उत्तर ले लेते हैं। हमारे साथ सूर्यकांत धस्माना जी भी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं उत्तराखंड कांग्रेस के। बहुत स्वागत है सूर्यकांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रधानमंत्री क्या इस तरह के आस्था पर, इतिहास पर लिखने या बोलने के लिए स्वतंत्र हैं? वो लिख सकते हैं, लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए? आपत्ति कहां है आप लोगों को, इतिहास से है या राजनीतिक संदर्भ से है? सूर्यकांत धस्माना जी के पास अभी मेरी आवाज़ नहीं जा रही है, हम उनके पास जाएंगे, उनसे इसका जवाब लेंगे जो बातें अभी तिवारी जी ने कही है। हेमंत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेमंत जी जरा ये बताइए आप कि क्या ये सांस्कृतिक विमर्श है या राजनीतिक संदेश प्रधानमंत्री का जो ब्लॉग है? सांस्कृतिक विमर्श है, क्योंकि सोमनाथ मंदिर के ट्रस्टी हैं। आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री जी उसके ट्रस्टी हैं और 2020 में उनके निर्देशानुसार जीपीआर की द्वारा कुछ खोज की गई थी, शायद इसकी रिपोर्ट शायद उनको मंदिर को सौंप भी दी गई थी। और उसमें मंदिर के तहखाने में इस मंदिर का 3 मंजिला होना, कई रहस्यमय गुफाएं होना, मंदिर में जो स्तंभ है उसका अरब सागर तक का छोर तक नहीं मिलना, जमीन नहीं होना, ये सारी बातों का जो तथ्यात्मक जो फैक्ट आए हैं, जो पुरानों में बातें थी, वो साइंटिफिक रूप से प्रूवन हो चुकी है। और इस मंदिर का देख रेखाव करने के लिए ट्रस्ट का जो ट्रस्टी होते हैं उसमें प्रधानमंत्री जी हैं। तो ये उनका एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में देखा जाए। और ये इसलिए भी ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि शायद ये दुनिया का पहला इकलौता मंदिर है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये जब से सृष्टि हुई है तब से इस मंदिर का निर्माण माना जाता है। क्योंकि इसकी पौराणिक कथा ये है कि भगवान जो प्रजापति दक्ष जो थे, सती भगवान के मुख्य पिताजी, उन्होंने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह किया था भगवान चंद्रमा से। पर चंद्रमा जी उनकी एक पुत्री रोहिणी के साथ बहुत प्रेम करते थे, जिससे वो नाराज होकर उनको श्राप दिए थे। तो भगवान चंद्रमा ने भगवान शिव को
अपना आराध्य देव मान करके उसकी पूजा स्थापना की थी, इसलिए इसको चंद्रमा के इष्ट देव मानते हुए सोमनाथ का नाम दिया गया था। और इसी वजह से इसका पौराणिक नाम सृष्टि के रूप में जोड़ा जाता है। और इसका सिर्फ हम ही लोग नहीं कर रहे, वो नेहरू जी के मंत्रिमंडल में जो मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने भी, के साहब ने, क्या नाम था उनका, नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने भी इसका अपना किताब में द सोमनाथ श्रृंग के नाम पे एक किताब लिखी थी, उसमें इसका जिक्र किया था कि ये मंदिर जो है तो सृष्टि के टाइप से बनी हुई है। अब अभी जो हम भाजपा के प्रवक्ता महोदय कथा बता रहे थे कि सही बात है, जब 1025 ईस्वी में 18 अक्टूबर को 80 दिन तक आक्रमण किया था मोहम्मद गजनवी ने, और उसके बाद 6 जनवरी 1025 को पूरे मंदिर की किलाबंदी की थी, जिसमें 50,000 सनातनी मारे गए थे उसकी रक्षा करते हुए। उस वक्त, उस जमाने में सोचिए, गाड़ियां भर भर के हीरा मोती जवाहरात सबको ले गए थे। उसके बाद 1299 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति ने भी, अल्लाह खान ने भी इस मंदिर को नष्ट किया था। उसके टुकड़े वो दिल्ली ले गए थे। उसके 1394 में गुजरात के गवर्नर होते थे मुजफ्फर खान, उन्होंने भी मंदिर को तोड़वाया। फिर 1459 में महमूद बेगड़ा ने भी मंदिर को अपवित्र किया। उसके बाद औरंगजेब ने भी 1659 में मंदिर को गिराने का आदेश दिया, और 1702 में मंदिर को पूरी तरह नष्ट कर करके 1706 में वहां मस्जिद बना दी थी। इसके बावजूद देखिए 1783 में रानी अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर का पूरा निर्माण कराया, शिवलिंग को बनाने का काम किया, उनको जुड़वाने का काम किया। तो ये जो बलिदान है और रक्त जो तर्पण किया गया हिंदुओं का, ये उसकी आस्था और उसकी प्रतीक को बताता है। हाँ। तो ये सिर्फ भारत का मंदिर नहीं, ये भारत के मतलब क्या बताए इसको, पुनर्निर्माण का इसको कहते हैं कि विनाश से पुनर्निर्माण का, पुनर्स्थापना का ये कहानी कहता है। ठीक है, सूर्यकांत जी के पास चलते हैं, और अब दोनों लोगों की बातों को सूर्यकांत जी ने सुना है इस बीच, और प्रदेश उपाध्यक्ष हैं उत्तराखंड कांग्रेस के, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सर, चर्चा हम लोग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का जो ब्लॉग आया, और इस ब्लॉग के जरिए प्रधानमंत्री ने कई सवाल उठाए। एक बार फिर से पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम इसमें आया है सोमनाथ मंदिर की चर्चा के दौरान। क्या प्रधानमंत्री को आस्था या इतिहास पर लिखने या बोलने का अधिकार नहीं है? और दूसरा ये कि आपत्ति आप लोगों को इतिहास से है या राजनीतिक संदर्भ से? किसको आपत्ति हो सकती है? इतिहास लिखने वाले तो नए लोग पैदा हुए हैं, हमें इतिहास से कोई आपत्ति नहीं है। इतिहास इतिहास है, और इतिहास किसी के चाहने से बदला नहीं जा सकता। जो सच्चाई है और जो इतिहास है वो इतिहास है। लेकिन वर्तमान में मुझे तो मालूम नहीं था, मुझे बताया नहीं गया आपके पीसीआर से कि किस विषय पर डिबेट है। मैं तो सोच रहा था भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग जो कुकृत्य कर रहे हैं उत्तराखंड में, आपको मालूम हो हमारे पूरा प्रदेश इस समय सड़कों पर है। जनता, यहाँ की तमाम मातृशक्ति अंकिता भंडारी, जो एक सनातनी हिंदू थी, उस सनातनी हिंदू लड़की का बलात्कार करके और उसके साथ दुराचार करके उसको एक्स्ट्रा सर्विसेज के लिए मजबूर करने की कोशिश करके जिस प्रकार से उसके साथ उसकी हत्या हुई, और उस हत्या में संघ परिवार का एक बहुत पूरा परिवार, विनोद आर्य जो दायित्वधारी थे राज्य की सरकार में, उनका सुपुत्र पुलकित आर्य जो इस समय जेल में है, और उसके साथ ही उन लोगों ने उसकी हत्या कर दी। और जो कारण था, जो हत्या का कारण था, वो कारण ये था कि किसी वीवीआईपी के लिए एक्स्ट्रा सर्विसेज देने के लिए उस पर दबाव बनाया जा रहा था, जिसके लिए उस लड़की ने मना कर दिया और उसकी हत्या हो गई। उसकी हत्या के बाद जिस प्रकार से वीवीआईपी को बचाने का प्रपंच राज्य की सरकार ने और पूरी भाजपा ने, पूरे संघ परिवार ने रचा, अब भारतीय जनता पार्टी के ही एक पूर्व विधायक सुरेश कुमार राठौर, उनकी धर्मपत्नी, जो दूसरी धर्मपत्नी है उनकी, पहली शादी थी, अब ठीक है, उस पर तो हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं सर। उस पर हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं, आप लोगों के साथ भी चर्चा हो रही है। मेरा जो आग्रह है, मैं तो ये चाहता था कि आज आप उस पर चर्चा करते, क्योंकि उस पर भी हम चर्चा करते हैं। हमारे यहाँ उत्तराखंड को लेकर चर्चा होती है, उस पर भी हमने चर्चा की थी। राज्य का
जनमानस इस समय सड़कों पर है। न्याय यात्रा चल रही है, कैंडल मार्च चल रहे हैं। कल बहुत बड़ा प्रदर्शन उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में था, और उसके अलावा उधमसिंह ठीक है, उस पर हमने आज भी उस पर चर्चा की शाम 5:30 बजे, उस पर हमने चर्चा की। आपके यहाँ से भी आपके प्रतिनिधि पार्टी के उसमें जुड़े हुए थे। केवल ये कहना चाहता हूँ कि आज देश के, देखिए, किसी सरकार का काम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर बनाने का नहीं होता। किसी भी सरकार का जो मुखिया होता है, चाहे वो देश का सरकार का मुखिया हो, चाहे राज्य का सरकार का मुखिया हो, मेरी जो पॉलिटिकल परवरिश हुई है वो स्वर्गीय हेमवती नंदन बोगड़ा जी के श्री चरणों में बैठ करके हुई है। और मैंने जो उनसे राजनीति में जो सीखा है वो ये सीखा है कि जब देश का संविधान ये कहता है कि देश में जो सरकार बनेगी वो जनता की सरकार, जनता के द्वारा, जनता के लिए है, तो ये यहाँ पर क्योंकि जनता जो है वो केवल एक धर्म की नहीं है, इस देश में विभिन्नताओं का ये देश है। विभिन्न धर्म, विभिन्न जातियां, विभिन्न भाषाएं, विभिन्न, आपको मालूम है उत्तराखंड में अभी इतना बड़ा एक जघन्य अपराध और हुआ। यहाँ पर एक बच्चे की, एंजल चकमा नाम का बच्चा जो त्रिपुरा का था, उसकी शक्ल सूरत पर टिप्पणी करने, नस्लीय टिप्पणी करने के बाद उसकी हत्या यहाँ पर देहरादून में हो गई। लेकिन उसकी जांच में कुछ और आया। अभी उसकी जांच चल रही है, लेकिन अभी तक जो आया कि वो आपसी झगड़ा था और उसमें ये घटना घटी है। ये पुलिस की आज जांच मानेंगे, उसका जो भाई घायल हुआ साथ में उसकी बात मानेंगे। अभी कमाल की बात है। हाँ, लेकिन सवाल एक ये है ना कि सवाल हम लोग जिस पर चर्चा कर रहे हैं, चर्चा ये कर रहे हैं कि क्या सोमनाथ का मुद्दा जो है वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मुद्दा है या नहीं है। इस देश में ये जो भारतवर्ष है, ये जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का ये जुमला है, ये इस देश में नहीं चलता। ये जो हमारा संविधान है, हमारे जो पुरखों ने, हमारे जो बड़ों ने इस देश को संविधान दिया है, उसमें सांस्कृतिक राष्ट्रवाद नाम की कोई चीज नहीं है। हम नहीं मानते उसको। इस देश के अंदर विभिन्नताएं हैं, उनको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। इस देश में विभिन्न धर्म है, विभिन्न जातियां हैं, विभिन्न भाषाएं हैं, विभिन्न खान पान है, विभिन्न शक्ल सूरत है। आप कैसे किसको सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहेंगे? मैं आपको कह रहा हूं कि उत्तर पूर्व के एक नौजवान को इसलिए मार दिया गया कि उसकी शक्ल के ऊपर टिप्पणी करके कि तू चीनी है, और उसके खान पान पर टिप्पणी करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। कौन सा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कह रहे हैं आप? कौन सी देश के अंदर सांस्कृतिक, अरे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद इस देश में एक संस्कृति नहीं है। आपको मालूम है? लेकिन कांग्रेस घिर जाती है एक धर्म को लेकर। जब हिंदू की बात होती है तो कांग्रेस गिर जाती है, राम को काल्पनिक बता देती है, और एक तर्क सर एक तर्क ये दिया गया, हिंदू कौन हो सकता है? सर एक तर्क ये दिया गया आज बीजेपी के हिंदू कौन हो सकता है सर? उन्होंने तो उसको गोली मार दी, निहत्थे आदमी को, जो राम राम कह करके मर गया। नहीं, गोलियां उसके सीने पर उतार दी। हाँ, कौन से हिंदू? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ी है, जो उसमें भारत के बारे में उन्होंने, जो भारत एक खोज में पूरे देश के बारे में लिखा है, उसको पढ़िए। आप कैसी बात कर रहे हैं? कहाँ के कौन से की बात कर रहे हैं? डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात आपने की सर, डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात आपने की। डिस्कवरी ऑफ इंडिया का एक देश के लोगों को मूर्ख बनाने का काम किया। मेरी बात कुलदीप सेंगर ने जिस बच्ची का बलात्कार किया था, कौन से धर्म की थी? वही मैं कह रहा हूं, सुन लीजिए तो सूर्यकांत जी, धस्माना जी, सर डिस्कवरी ऑफ इंडिया का एक आज उसकी भी चर्चा हुई जब प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी की हुई, और उसमें सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया में सिर्फ और सिर्फ उस किताब में बताया गया है गजनी को कि वो धार्मिक तौर पर उन्मादी नहीं था, वो तो लूटने के लिए आया था। सुप्रीम, मैं कह रहा हूं आपसे, सुब्रमण्यम स्वामी की बात सुनिए। आप आज जो सुब्रमण्यम स्वामी इनके बारे में बोल रहे हैं उसकी बात सुनिए। सुब्रमण्यम स्वामी क्या खुलासे कर रहे हैं उसके बारे में बताइए। कौन सा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है ये? नहीं तो मैं नेहरू आर्काइव से चिट्ठी निकली, और वो चिट्ठी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रपति तब के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लिखी थी 2 मार्च 1951 को। उन्होंने लिखा था कि ये आर्काइव से, नेहरू आर्काइव से है,
मैं सोमनाथ मंदिर के भव्य उद्घाटन से जुड़ना आपका पसंद नहीं करता हूं, यह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है? कौन सा राष्ट्रवाद कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ भारतवर्ष एक जाति एक धर्म का नहीं है। नहीं तो मैं वही पूछ रहा हूं ना, आपने कहा, मैं वही पूछ रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं कि ये जो चिट्ठी उन्होंने लिखी और सिर्फ लिखा कि ये सिर्फ मंदिर भर जाना नहीं है, बेशक आप या कोई मंदिर जा सकता है, लेकिन इस तरह के अहम कार्यक्रम में जाने से दुर्भाग्य के कई असर पड़ेंगे। ये पंडित नेहरू राष्ट्रपति के को चिट्ठी लिख रहे हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जितने लोग संवैधानिक पदों पर हैं, उनके काम मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, गिरजाघर में नहीं है। उनके काम जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको काम दी, ये व्यक्तिगत मामला है। मैं सनातनी हिंदू हूं और ब्राह्मण हूं और त्रिकाल संध्या करता हूं, ठाकुर साहब, त्रिकाल संध्या करता हूं, लेकिन वो मेरे गेट के अंदर है। जब मैं गेट के बाहर जाता हूं तो मैं भारतीय होता हूं। अब इसका जवाब अमित जी देंगे, अमित तिवारी जी। मेरी नजर में जो भी व्यक्ति आता है वो मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, किसी धर्म का हो, वो कन्नड़ बोलने वाला हो, मलयालम बोलने वाला हो, तमिल बोलने वाला हो, डोगरी बोलने वाला हो, पंजाबी बोलने वाला हो, हरियाणवी बोलने वाला हो, हाँ, उत्तर पूर्व की कोई भी भाषा, इसीलिए ना यही कहा जाता है, यही कहा, आप कहते हैं कि सबको हम समान नजर से देखते हैं। सर, आप कहते हैं कि सबको समान नजर से आप लोग देखते हैं, आपकी सरकारें देखती रही हैं, लेकिन तब राष्ट्रवाद, आप सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पे चर्चा कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मैं ये कह रहा हूं कि जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं, उनका काम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर बनाना नहीं है। हाँ। उनका काम मनरेगा को खत्म करना नहीं है। मनरेगा खत्म कर रहे हो। हाँ। जी राम जी फर्जी ला करके जी राम जी बोल रहे हो उसको। ठीक है अमित जी इसका जवाब देखिए। अब आपने जो कहा उसका जवाब अमित जी देंगे। अमित जी, अमित तिवारी जी, ठीक है, जरा सुन लेते हैं, फिर आपके पास आते हैं सर, फिर आपके पास आते हैं, जरा फुल फॉर्म बताइए आपके पास, फिर हम आपके पास, आप मुझसे पूछ रहे हैं। अच्छा, देखिए विजय जी, सूर्यकांत जी वरिष्ठ हैं, उनका मैं सम्मान करता हूं। उन्होंने जो भी कहा, उन्होंने खुद स्वयं भी ये स्वीकार किया कि उनको टॉपिक की जानकारी नहीं थी, तो वो इधर उधर की बातें कर रहे हैं। मैं बिल्कुल इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूँ। सॉरी, नहीं, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। मैंने आपको टोका नहीं, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैं राम मंदिर पर भी पूरी चर्चा कर सकता हूँ, मैं सनातन धर्म के ऊपर भी पूरी चर्चा कर सकता हूँ। हाँ ठीक है, मैं उसी पर कर रहा हूँ। जरा आता हूँ, आपने जो भी बातें कही हैं उसका जवाब लेके फिर मैं आपके पास आता हूँ। उसमें जो आपने उसका पूरा जो मूल मंत्र था और जो मूल भावना थी सनातन धर्म की, उसको जिस प्रकार से चोट पहुंचाई है, उस पर भी चर्चा कर सकता हूं। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। सूर्यकांत जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जरा आपने जो बातें कही अमित तिवारी जी का सबमिशन जो है वो सुन लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपके पास आता हूं। फिर मैं आपके पास आता हूं। हाँ अमित जी, आपको इतना लंबा समय दिया गया, आप बोलने दीजिए भाई साहब। सूर्यकांत जी, आपको मैंने सम्मान से सुना, मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी उसको सुने। मालूम नहीं था। प्लीज, ठीक है सूर्यकांत जी। धस्माना साहब, आपने जो बातें कही हमने सुनी। आपने जो उत्तराखंड की समस्या थी उसको भी आपने रखा इस चर्चा के माध्यम से, हमने सुना, उस पर हमने सीरियस रिमार्क भी दिया। अब जरा जो बातें आपने कही, अब अमित जी का सबमिशन है वो सुन लेते हैं, फिर आपके पास आते हैं, उसका जवाब आपसे लेंगे। अमित जी, देखिए, सूर्यकांत जी को मैंने सम्मानपूर्वक सुना। मैं उम्मीद करता हूं कि वो भी मुझे समय देकर सुनेंगे। देखिए विजय जी, आपने बात की डिस्कवरी ऑफ इंडिया की, तो उस डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जो आप कहना चाह रहे थे कि नेहरू जी ने ही लिखा था कि गजनी वाज मोर ऑफ अ वॉरियर देन अ मैन ऑफ अ फेथ। उसका किस तरीके से महिमा मंडन किया गया। और उसके बाद वही नहीं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया की तो बात छोड़ दीजिए, 17 मार्च 1959 जवाहरलाल नेहरू ललित कला एकेडमी में भाषण दे रहे थे। उसमें उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जब मैं दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिरों में जाता हूं तो मुझे डिप्रेशन फील होता है, लेकिन उसके उलट जब वो ताजमहल के पास आते हैं तो उनमें ऊर्जा का संचार होता है। ये उन्होंने ललित कला एकेडमी में कहा। तो नेहरू जी की जो मानसिकता थी हिंदू धर्म को लेकर, बाकी उन्होंने बाबर के मजार पे तो फातिहा पढ़ने गए ही थे, लेकिन उनको वहां पे कुछ नहीं लगता है। लेकिन दक्षिण भारत के मंदिरों में उनको डिप्रेशन फील होता है और बाबर के मजार पे उनको एनलाइटमेंट आती है।
आपको ताजमहल के सामने जाकर उनको एनलाइटमेंट आती है, ऊर्जा आती है। तो यही जो मैं कहने का प्रयास कर रहा था कि जिस तरीके से पूरे के पूरे भारतीय संस्कृति को कांग्रेस पार्टी ने एक तरीके से अपने कार्यकाल के दौरान दबाने का प्रयास किया, जिस तरीके से आपने आप देखिए जो इतिहास हमें पढ़ाया गया वो कितना संकुचित पढ़ाया गया कि आपने सिर्फ और सिर्फ किसी से भी आज आप पूछ लेंगे मुगलों के बारे में, वो गिनती करके एक के बाद एक उनके बाबर का बेटा, हुमायूं का बेटा, इन सब के बारे में एक एक लाइन करके बता देगा। लेकिन आप उनसे पूछिए महाराणा प्रताप के बारे में, आप उनसे पूछिए पृथ्वीराज चौहान के बारे में, आप उनसे सूर्यकांत जी जो वरिष्ठ हैं, इनको शायद पता भी होगा, ये शायद बता भी दे, लेकिन कोई भी ये नहीं जानता है। तो किस तरीके से इतिहास के साथ तोड़ा मरोड़ा गया, और आज भी जहां तक प्रयास होता है, चाहे वो कांग्रेस के नेता हों राष्ट्रीय स्तर के या क्षेत्रीय स्तर के, वो कोई भी इस बात से झुठला नहीं सकता कि अभी सूर्यकांत जी गांधी जी की बात कर रहे थे, तो गांधी जी का राजनीतिक दर्शन क्या था? गांधी जी चाहते थे कि इस देश में राम राज्य हो। गांधी जी का नित्य भजन था रघुपति राघव राजा राम, और उनका अंतिम शब्द जो थे वो हे राम थे। लेकिन इसी कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा? कोर्ट में हलफनामा देकर कांग्रेस पार्टी ने ये कहा कि राम का अस्तित्व नहीं था, राम काल्पनिक थे। तो कांग्रेस ने क्या गांधी जी के विचारों की हत्या नहीं की? क्या कांग्रेस ने गांधी जी के जो उनका राजनीतिक सोच था राम राज्य का, क्या उसकी हत्या नहीं की? आप गोडसे की बात करते रहेंगे, हर मंच से आप गोडसे की बात उठाएंगे, लेकिन गांधी जी के जो मूल विचार थे उसकी हत्या किसने की, इसकी बात आप कब करेंगे? लेकिन सवाल एक ये भी है ना कि इतिहास को लाने की ये कोशिश है, इतिहास को सामने लाने की कोशिश है, या आज की राजनीति में कल के जो फैसले थे उनको कटघरे में खड़ा करने की कोशिश है? नहीं, कटघरे में देखिए, जिस पार्टी ने जो पार्टी अपने आप को कहती है कि हम भारत की सबसे पुरानी पार्टी हैं, जिसका जो गठन एक अंग्रेज ने किया था और वो अपने आप को देशभक्त पार्टी कहने का काम करती है, जिस पार्टी का इतिहास 125-30 साल का हो, जिस पार्टी ने राज किया, और नेहरू गांधी जी की ही लेगेसी चली आ रही है ना। इंदिरा गांधी के बाद जो कांग्रेस, ये तो कांग्रेस आई है, कांग्रेस ओरिजिनल तो खत्म हो गई, ये तो कांग्रेस इंदिरा गांधी है, तो ये तो नेहरू जी की ही लेगेसी चली आ रही है। इसमें आप ये बताइए, जो सूर्यकांत जी कहने का प्रयास कर रहे थे कि किसी को उत्तर भारतीय व्यक्ति को उसको नस्ल भेद करके मार दिया गया। श्याम पिट्रोदा ने क्या कहा था कि साउथ के लोग अफ्रीकन दिखते हैं, नॉर्थ के लोग यूरोपियन दिखते हैं, किस तरीके के, तो क्या वो नस्ल भेद नहीं था? लेकिन जब आपको वहां पर वोट लेने की बात थी तब आपने उनको निकाल दिया, अभी फिर से उनको ले लिया है वापस। तो जहां पर विचारधारा डायल्यूशन हो जाता है, जहां पर आप एक विचारधारा पर नहीं चल सकते हैं, वहां पर ये सारी चीजें देखने को मिलती है। जिस तरीके से आपने गौ सेवकों का हत्या करवा दी, आपने गोलियां चलवा दी, किसके कालखंड में हुआ? कांग्रेस के कालखंड में हुआ। किस तरीके से आपने पूरे देश में, आप 84 का जो दंगा था वो क्या था? उस पर राजीव गांधी कहते हैं कि एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। क्या इस तरीके की बात? एक सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति जो चाहे वो करेगा, जनता का मान मर्दन करेगा, जनता का नरसंहार करेगा। और ये एक ही बात नहीं है, चाहे मुजफ्फरपुर का दंगा हो, चाहे 84 के दंगे हो, चाहे 2002 का दंगा हो, इसमें इन सारी चीजों में प्लॉटिंग क्या रहती है? तो बहुत ज्यादा आप बातों को इधर उधर कर आप घुमा नहीं सकते। जिस मुद्दे पर आज हम बैठे हैं, सोमनाथ के जो पुनरुत्थान हुआ है और उसकी जो चर्चा, प्रधानमंत्री जी ने जो लेख लिखा, निश्चित तौर पे वो एक गौरवशाली जो हमारा इतिहास है उसको हमें पढ़ने की, पढ़ाने की और जानने की जरूरत है। और इसी को लेकर जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की आप बात कर रहे हैं, इसी से हमें आत्म गौरव होता है। मेरी आवाज थोड़ा सा चेक कराइएगा। ठीक है। और आप विश्व भर में, जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ, जरा उनकी आवाज, अमित जी की आवाज ठीक कराइए, इको हो रहा है जी। अपनी बात पूरी कर लीजिए अमित जी, फिर मैं हेमंत जी के पास जाऊं। जी, तो मैं यही कहना चाह रहा था
कि जिस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की आप बात कर रहे हैं, उस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से आप में आत्म गौरव होता है, आप अपने पूर्वजों का गौरव करते हैं, आप अपने इतिहास का गौरव करते हैं। जिसमें अपने इतिहास का बोध नहीं होगा, आप अपनी आत्मग्लानि में घिरे रहेंगे, तो आप विश्व के सामने क्या लेकर जाएंगे? ठीक है, इतिहास का बोध कराने के लिए ये सब कुछ एक बार फिर से उठाया जा रहा है और उसको साफ करने की कोशिश की जा रही है। इसका जवाब हम सूर्यकांत जी से लेंगे, लेकिन हेमंत जी, नेहरू जी, पटेल साहब, इन लोगों को लाना, फिर से खड़ा करना, और इन लोगों के बीच अगर कोई मतभेद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी इसमें शामिल करें, तो अगर कोई मतभेद थे तो फिर उसको वापस आवाज नहीं आ रही है, उसको बीच में आज फिर से लाने की क्या जरूरत है? क्या ये पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने की कोशिश नहीं है? हेमंत जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है मेरी आवाज? जी, बहुत कम सुनाई दे रही है, समझ नहीं आ रही। मेरा सवाल है कि जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन लोगों के बीच में जो मतभेद थे या जो पत्र लिखे जा रहे थे, उसमें जो कुछ बातें सामने आई, उसको आज एक बार फिर से सामने लाया जा रहा है। इसको लाने की क्या जरूरत है, क्या जरूरी है लाना? और दूसरी चीज कि क्या इसके जरिए कोई पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने की कोशिश नहीं हो रही है? मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। जी, देखिए, समझने वाली बात है कि दो पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ बैठे हैं और दोनों अपने अपने हिसाब से इस मैटर को उठा रहे हैं, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि हम जिस बात का डिस्कशन कर रहे हैं उसके पीछे तथ्य क्या है। भारत की आजादी के बाद ही भारत का संविधान बना, लेकिन भारत की आजादी दो मूल्यों पर हुई थी कि भाई हम हिंदू राष्ट्र के साथ नहीं रह सकते, इसलिए हमको मुस्लिम राष्ट्र चाहिए और पाकिस्तान बना। तो धर्म की बात कांग्रेस चूंकि मुस्लिम तुष्टीकरण पर हमेशा विस्तृत रही है, ये कोई बहुत बड़ी अलग बात नहीं है। कांग्रेस हमेशा से मुस्लिम तुष्टीकरण पर रही है और हिंदुओं के खिलाफ में काम करती रहेगी। कभी सोमनाथ मंदिर नहीं गए थे जवाहरलाल नेहरू, लेकिन राहुल गांधी गए थे और खुद को ब्राह्मण बताए थे। ये भी समझने वाली बात है। तो राहुल गांधी को क्या जरूरत था वहां जाने का? चलिए, इस मैटर पर नहीं जाते हैं, लेकिन समझने की बात है कि क्यों नहीं किया जाए भाई, आखिर क्यों? अगर महात्मा ये संविधान की बात करते हैं तो मुझे ये बताइए कि जिस देश को हम आर्टिकल 25 के तहत कहते हैं कि भाई हमको इस देश में हर एक धर्म को अपने व्यक्ति का अंतःकरण और उसको अपने धर्म को मानने का अधिकार है, इसमें चाहे हिंदू हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैनी हो, मुस्लिम हो, सभी को अपने सामाजिक सुधारों के बारे अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार देता है, तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? हम तो संविधान के तहत ही काम कर रहे हैं ना। सभी धर्मों को अधिकार है, हमें भी अधिकार है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस देश में 140 करोड़ की आबादी में 100 करोड़ से ऊपर सनातनी मतलब हिंदू धर्म वाली आबादी है। सनातनी जो है वो यहाँ पर हिंदू आस्था के साथ चलते हैं और उनके मंदिर मस्जिद, इसका वर्णन तो संविधान में है भाई। भगवान राम की तस्वीर ओरिजिनल संविधान अगर आपने देखी हो तो देखिए, उसमें भगवान राम की, हनुमान की, सारा कुछ भरा पड़ा हुआ है। फिर हम कैसे इसको इग्नोर कर सकते हैं? अब रही बात कि अगर कोई लोग संविधान को लेकर के चलते हैं कि हम संविधान की बात करते हैं, लेकिन जैसे संवैधानिक बात आती है तो वो सरिया वाली बात करने लगते हैं। तो उस राष्ट्र में जरूरी है कि हम अपनी पुरानी आस्था को, पुरानी परंपरा को, पुराने इतिहास को दोहराएं, क्योंकि इतिहास से ही सीखा जा सकता है और इतिहास हमेशा दोहराती है भाई कहानी को। इस चीज को भी समझना चाहिए। बिना धर्म के कोई संविधान नहीं हो सकता। तो इस चीज को समझना चाहिए कि धर्म किस लिए जरूरी है। धर्म के बिना ना नियम हो सकता है, ना रूल बन सकता है, ना आस्था हो सकती है, ना संस्कृति हो सकती है। तो इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब रही बात कि आप आर्टिकल 26, आर्टिकल 27, आर्टिकल 28, यहाँ तक कि इक्वलिटी की बात आती है। अगर हम दूसरे धर्मों की बात करते हैं तो हमको भी इक्वल राइट है ना अपने धर्म के बारे में विस्तार करने का। तो सवाल ये उठता है, ये जो 12 ज्योतिर्लिंग में पहला ये ज्योतिर्लिंग है, किसकी महिमा क्या है? आप मुझे बताइए, पूरे विश्व में कोई ऐसा मंदिर बता दीजिए जिसके प्रांगण में एक स्तंभ है और उसका वर्णन कहा जाता है कि इस मंदिर से अरब सागर के एंड तक कोई भी दिशा नहीं है। तो ये जानकारी, साइंटिफिक रीजन, उस जमाने में हमारे पास इतना हमारा टेक्नोलॉजी, इतना हमारा विज्ञान और हमारा धर्म इतना ज्यादा विकसित था कि आज के साइंटिस्ट उसको बोलते हैं कि भाई जब हिंदुस्तान के हनुमान चालीसा में धरती से चंद्रमा तक की सटीक जानकारी है, नासा के वैज्ञानिक भी माने, तो इसको वैज्ञानिक रूप से देखिए ना। आप धर्म के नजरिए से क्यों देखते हैं? हमारे धर्म में पहले देखिए, पहला तो ये भी जान लीजिए, हिंदू या सनातनी धर्म ऐसा धर्म है जिसको
हिंदू धर्म की बात करते हैं, जहां पर पहले जानकारी चिकित्सा का मिलता, किसी धर्म में है क्या चिकित्सा विज्ञान? पहला शास्त्र है जहां पर शून्य का अनुमान हुआ, बिंदु का उत्कृष्ट हुआ। हम कहते हैं कि हमारा तो धर्म ही है पूरा वो सारी, लेकिन धस्माना साहब ने कहा, सामने नहीं लाते हैं तो हमें तो वही पढ़ाया गया जो पढ़े। धस्माना जी ने ये भी कहा कि कोई भी जो शासक है, जो सरकार में है, उसको अगर हमें जानकारी नहीं मिलेगी तो जनता को कैसे पता चलेगा हकीकत क्या है? कांग्रेस ने तो वही हमें पढ़वाया जो उनकी इच्छा थी, और हम वही पढ़े जो हमें पढ़ाया गया। ठीक है। हेमंत जी सामने आ रही है, तो इसमें तकलीफ की बात नहीं है, सच्चाई सबको जानने का अधिकार है। एक और जवाब आपसे हम लेते हैं, फिर धस्माना साहब के पास जाएंगे। धस्माना जी ने ये सारी बातें कही, लेकिन उसमें उन्होंने ये भी कहा कि जो सरकार चला रहा है, जो सत्ता में है, प्रधानमंत्री है, जो शीर्ष पदों पर है, उसका काम ये नहीं है कि वो मंदिर में जाए, मंदिर बनवाए और ये सब करे। इसलिए नेहरू जी ने अपनी दूरी बनाई थी इससे। हेमंत जी, हेमंत जी हमें सुन पा रहे हैं आप? ठीक, हेमंत जी के पास जाते हैं, लेकिन धस्माना साहब हमारे साथ जुड़े हैं और आपने सुनी आप अमित जी की भी बात और हेमंत जी की भी बातें को आपने सुना। लेकिन एक सवाल ये है ना सर कि जब भी राम मंदिर की बात होती थी या अभी भी अगर हो रही है, और जब हम सोमनाथ की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस असहज हो जाती है। कांग्रेस उस समय सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात करने लगती है। मेजॉरिटी की भी तो बात होनी चाहिए ना। मुझसे सवाल है सर जी। सिंह साहब, असल में मेरा जो कहने का मंतव्य है, अगर आप थोड़ा समझें, मैंने पहली बात तो आपको ये बताई कि मैं प्रैक्टिसिंग हिंदू ब्राह्मण हूं, त्रिकाल संध्या करने वाला। और दूसरी बात मैंने आपको ये बताई कि मैं अपने गेट के अंदर पूरा विशुद्ध रूप से अपने धर्म का पालन, मैं समझता हूं कि मुझे ये समझ में नहीं आया कि हेमंत जी भाजपा के प्रवक्ता हैं या विश्लेषक हैं या कोई धर्म गुरु हैं, लेकिन उन्होंने जितनी बातें कही हैं, निश्चित तौर पे हम गर्व करते हैं कि हम हिंदू हैं। लेकिन मैं उसके साथ आपको ये जोड़ना चाह रहा हूं, जो बात मैंने कही है कि हमारे देश में जो सबसे महत्वपूर्ण जो मूल मंत्र देश की ताकत है, वो है विभिन्नता में एकता, सबका सम्मान, सारे धर्मों का सम्मान, समान सम्मान, और सबको अपने अपने धर्मों को मानने की स्वतंत्रता। मैंने दूसरी बात आपसे ये कही कि जो संवैधानिक पद हैं, जो सरकारें हैं, और सरकारें जब मैं बोल रहा हूं तो सरकार में केंद्र में प्रधानमंत्री जी से लेकर उनका पूरा कैबिनेट, उनका पूरा एग्जीक्यूटिव, इसी प्रकार से राज्यों में मुख्यमंत्री, उनके पूरी कैबिनेट, उनकी एग्जीक्यूटिव, जो संवैधानिक रूप से चुने गए लोग हैं, उनका काम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर बनाना नहीं है। A to Z नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये काम धार्मिक संस्थाओं का है। हमको राम मंदिर बनाना, हमको सोमनाथ मंदिर बनाना, अरे सोमनाथ तो हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे महत्वपूर्ण, वैसे तो सारे ज्योतिर्लिंग, सारे जितने शिवलिंग हैं सब महत्वपूर्ण है, हम तो रोज अभिषेक करते हैं, लेकिन हमारे प्रतिष्ठा जो सनातन धर्म है उसमें 12 ज्योतिर्लिंगों का बड़ा महत्व है और सोमनाथ जी का भी है। लेकिन प्रधानमंत्री जी सारी बातें छोड़ करके, भाई ट्रंप रोज धमका रहा है, रोज आपका अपमान कर रहा है, उसका जवाब ही नहीं दे रहे हो, और अब समझ में आ गया देश की जनता को। लेकिन ट्रंप ने एक बात और कही थी सर, ट्रंप की वो सारी बातें आप करते हैं, लेकिन ट्रंप ने मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कही थी कि भारत और पाकिस्तान के साथ 1000 पुराना संघर्ष चला आ रहा है। 1000 साल हो गया। ट्रंप ने यह भी बात कही थी, और कश्मीर मुद्दा है, सेंटर में कश्मीर है, उसी को लेकर 1000 साल से लड़ाई। तो वो 1000 साल क्या है, उस पर कोई नहीं कुछ बोल रहा है। आनंद विजय सिंह जी, मैं तो बिल्कुल सहमत। ट्रंप को तो लानत, मैं कह रहा हूं, जो एक देश के राष्ट्रपति को अगवा करके बंदी बना सकता है उसको लानत, लेकिन देश का, भारत की क्या उसमें स्टैंड है। और मैं तो ये कह रहा हूं, इतने बार अपमानित करने के बाद देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं उसका जवाब दे पाया, उस समझ में आ गई पूरे देश को
कि भाई ये डर कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति की तरह कहीं हर्ष ना हो जाए, यही क्या तो था। बात आप कर रहे हैं सूर्यकांत धस्माना जी, क्या आप बात कर रहे हैं? इतने सीनियर पॉलिटिशियन आप, और इतना आपका इतना अनुभव है, आपका इतना अनुभव है। आप हैं मोती नंदन बहुगुणा के शिष्य, अपने को बताते हैं। उसे मोती नंदन बहुगुणा जिसने सत्ता से लड़ाई लड़ी और इमरजेंसी और संविधान जिसकी चर्चा आज हो रही है, लोग लेकर घूम रहे हैं, उस संविधान जब खतरे में था तब उन्होंने विरोध किया था, जेल भी गए थे। उस हेमवती नंदन बहुगुणा के शिष्य आप ये कह रहे हैं कि भारत के किसी भी प्रधानमंत्री को कोई अमेरिका का ताकत है जो बना लेगा, बंदी बना लेगा? क्या बात आप कर रहे हैं सर? कौन सा भय है वो? क्या बात आप कर रहे हैं? कोई भय नहीं है। भारत आज भी रूस से तेल ले रहा है, लगातार धमकी के बावजूद 1 पैसा और 1 लीटर कम नहीं किया है। मैं आपसे ये भारत की ताकत है, ये भारत की ताकत है। आप कैसे आंक रहे हैं भारत को? मैं भारत की ताकत को कम नहीं आकर आप कह रहे हैं कि वेनेजुएला की तरह बंदी बना लेगा, ये डर ये आपको लग रहा है क्या? आपको लग रहा है क्या कि अमेरिका की इतनी ताकत हो गई है आज कि वो जब भारत के पास उतनी ताकत नहीं थी तब उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई। आज भारत एक मजबूत राष्ट्र बन गया है, चौथा इकोनॉमी है दुनिया का, और आंख में आंख मिलाकर सबसे बात कर रहा है। उस भारत को अमेरिका डरा देगा? अमित जी, 7वें बेड़े की धमकी से तो नहीं डरी थी इंदिरा गांधी नहीं डरी थी। आज ट्रंप रोज आपको अंतरराष्ट्रीय मंचों पर ये कह करके कि अरे वो बोल रहे हैं, हम उनकी हर बात का जवाब हम अपने काम से दे रहे हैं। हम अपने काम से तो दे रहे हैं ना। हमने उनके आगे उनकी बात को मानकर क्या हमने रूस के साथ तेल का जो समझौता है उसको खत्म कर दिया? आज भी वो धमकी दे रहे हैं कि हम बढ़ा देंगे टैरिफ, बढ़ाओ, हमारा रूस के साथ है। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं जी, कि ट्रंप कोई इतना गहरा नथु गहरा तो है नहीं, अमेरिका का तो राष्ट्रपति। भारत भी नहीं है सर ना, भारत भी नहीं है हैरा गहरा नथु खैरा, भारत भी नहीं है। भारत भी ट्रंप भारत से भी डरता है। भारत के प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए नहीं देना चाहिए, बता दीजिए आप। भारत अपने फैसले से जवाब दे रहा है। अमित जी बताएंगे? अमित जी बताइए। देखिए विजय जी, जो बात सूर्यकांत जी कह रहे हैं, इन्होंने कहा कि ट्रंप को जवाब देना चाहिए। ट्रंप का काम है, उसने बोला हमें कब जवाब देना है ये हम तय करेंगे या ट्रंप तय करेगा? ये हम तय करेंगे ना, उचित समय पर जवाब दिया जाएगा। लेकिन आप ये बताइए, जब ट्रंप कहता है डेड इकोनॉमी, तो ये वही राहुल गांधी हैं जो उसको लेकर उछलते हैं। जब ट्रंप ने कहा डेड इकोनॉमी, तो राहुल गांधी को उसका विरोध करना चाहिए था, लेकिन राहुल गांधी ने किया क्या? राहुल गांधी ने बोला कि किसको नहीं पता है कि इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी। तो सूर्यकांत जी, जो आप बातें बोल रहे हैं, थोड़ा सा अपने नेता को समझाइए ताकि वो ढंग से चीजों को रख सके। दूसरी बात, जब ट्रंप ने कहा सीज फायर, तो यही विपक्ष था जो सरेंडर का नैरेटिव लेकर आगे बढ़ा, पूरा का पूरा ये प्रोपेगेंडा फैलाने का प्रयास किया। किस तरीके की बातें कर रहे हैं सूर्यकांत जी? सूर्यकांत जी, आप वरिष्ठ हैं, आपके पास ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान का बोझ कम से कम इस तरीके से मत कराइए कि अनाड़ी जैसा लगे। आपका सम्मान करता हूं मैं, लेकिन एक अनाड़ी की तरह बातें मत कीजिए। दूसरी बात, मतलब सूर्यकांत जी, अगर आप मैंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान सुनेंगे करके समझौता करवा दिया, मैंने उनका सीज फायर करवा दिया, और लगातार वो बार-बार भारत की तरफ से जवाब आया भी था सर, भारत की तरफ से जवाब आया था, भारत की सेना ने जवाब दिया, भारत के विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया। जरूरी है कि प्रधानमंत्री जवाब दें? जरूरी है। अगर भारत का आर्मी चीफ जवाब दे रहा है तो वो कौन बोल रहा है? वो भारत बोल रहा है। भारत का विदेश मंत्रालय अगर बोल रहा है तो वो भारत बोल रहा है ना सर। ये बात ट्रंप ने जो बात कही बार बार, उसका खंडन आज तक क्यों? कई बार हो चुका है, कई बार। क्या हेमंत जी खंडन नहीं हुआ है क्या? नहीं, मुझे बताइए ना कौन सा किया, बताइए। भाई मैंने देखिए, आपने मुझे कहा कि हेलो जी, आपने मुझे कहा कि भाई मैं कांग्रेस का बीजेपी का प्रवक्ता हूँ या आरएसएस का। मैं आपको अपने बारे में बता दूं थोड़ा सा। मैं 1984 बैच का पत्रकार हूँ, तो एक 40 साल का अनुभव है। कांग्रेस को भी बहुत करीब से देखा और भाजपा को भी बहुत करीब से देखा। पर सच्चाई ये है, जरा आप मुझे बताइए, संविधान की बात करते, संविधान में सेकुलर वर्ड कब जुड़ा था? क्या आजादी के समय था वो तो जबरदस्ती आप 42 से संशोधन करके
1976 में जोड़ दिया। वो आप तो जरा ये बात- बताइए कि उसी संविधान, जिस संविधान की आप बात करते हैं, उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है ना भाई आपको कि भाई आप- सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय आप मुझे- करिए। इसमें हर व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और धर्म को उपासना की स्वतंत्रता है। तो आप जरा सोचिए कि आप जो बातें कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। आप देश के न सिर्फ अपने साथ धोखा दे रहे हैं, पर अपने आने वाली पीढ़ियों को भी धोखा दे रहे हैं। आखिर मुझे ये बताइए, नहीं मुझे ये समझाने की कोशिश कीजिए ना आप मुझे, भाई आप मुझे ये समझाने की। सारे आंदोलन कर रहे हैं, उसके बारे में कोई जवाब है? क्या अरे भाई, कौन सा आंदोलन बताइए ना। भारत, अभी तो आपको आनंद विजय जी इतनी बड़ी बड़ी बातें आपको बता दी भाई। पूरे विश्व में भारत आज उभरता हुआ आपका आर्थिक व्यवस्था बन रहा है, जब पूरी उभरती हुई आबादी। देखिए, आप ट्रम्प की बात कर रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे। ट्रम्प को प्रॉब्लम हो रहा है। ट्रम्प क्या है, ट्रम्प क्रिश्चियनिटी को ऊपर लाना चाहते हैं। जिस तरह उसने कहा है, ट्रम्प ने कहा है ठीक है। कि भाई हम देखिए, आप ममदानी का स्टेटमेंट पढ़ा। ममदानी के स्टेटमेंट में ट्रम्प ने क्या कहा कि यहाँ से हमको इस्लाम को खत्म करने की शुरुआत करनी चाहिए। ये आपने कभी बताया? ये आप नहीं बताए। लेकिन आप बताइए, चलिए। वही ममदानी। चलिए, ट्रम्प के अगेंस्ट में चर्चा बोल रहे यही है कि अगर सोमनाथ पर चर्चा हम कर रहे हैं और उसमें इतिहास अगर सामने आ रहा है, तो क्या उस इतिहास से हम परहेज करें? अगर वहां पर इतिहास में कुछ कमियां रह गई, कुछ भूल रह गई, मैं भूल कह रहा हूं, मैं कमियां कह रहा हूं, मैं गलती नहीं कह रहा हूं, अगर रह गई तो क्या उसको सुधारा नहीं जाना चाहिए? और अगर सुधारा जाना चाहिए तो क्या किसी को आपत्ति होनी चाहिए? हम अपने देश में हैं और हमारे देश में हमारी तरह से क्या इतिहास नहीं हो? बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। धस्माना साहब आपका, अमित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हेमंत गुप्ता आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सोमनाथ, आस्था, इतिहास या राजनीति, आज चर्चा हम इस पर कर रहे थे। और सोमनाथ मंदिर, भव्य मंदिर का पर जो पहला आक्रमण हुआ था, उसके 1000 साल पूरे हो गए हैं। 11 तारीख को प्रधानमंत्री जाएंगे। 8 से 11 जनवरी तक ये सांस्कृतिक और सामाजिक और भव्य कार्यक्रम वहां पर होगा और पूरे साल ये कार्यक्रम का आयोजन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आज इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।